जिस दिन ये 3 कैदी अपनी सेल से गायब हुए, उस दिन अमेरिका की पूरी सरकार हिल गई थी। एक ऐसी जेल जिसे दुनिया एस्केप प्रूफ कहती थी, वहां से सिर्फ चम्मच, साबुन और टॉयलेट पेपर के दम पर 3 लोग निकल गए और आज तक कोई नहीं बता पाया कि वो जिंदा हैं या मर चुके। 50 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। FBI ने केस बंद कर दिया, सरकार ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। फिर भी दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव आज तक इस सवाल का पक्का जवाब नहीं दे पाए। ये कहानी अमेरिकी क्राइम हिस्ट्री की सबसे बड़ी पहेली मानी जाती है और आज मैं आपको वही पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बिना कुछ छुपाए। तो चैनल रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि इंसानी दिमाग बिना किसी सुविधा के भी इतनी दूर तक जा सकता है। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड था, नाम था अल्काट्रास। दूर से देखने पर यह बस एक सूखी सी चट्टान जैसा टापू लगता था, पर असल में यह अमेरिका की सबसे खतरनाक और सबसे सख्त फेडरल जेल थी। इस जेल को जानबूझकर मेनलैंड से करीब 2.5 किलोमीटर दूर बनाया गया था, ताकि कोई कैदी भागकर तैरते हुए बाहर ना निकल सके। यहाँ का पानी इतना ठंडा रहता था कि कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न पड़ने लगे और खून तक जमने लगे। लहरें इतनी तेज और उल्टी दिशा में बहती थीं कि बड़े बड़े प्रोफेशनल तैराक भी हिम्मत नहीं करते थे, और कैदियों के अंदर डर बनाए रखने के लिए एक अफवाह भी जानबूझकर फैलाई गई थी कि इस पानी में भूखी शार्क घूमती रहती हैं। सच कुछ भी हो, पर इस डर ने बरसों तक कैदियों को यह सोचने ही नहीं दिया कि यहां से भागना मुमकिन है। अल्काट्रास में सिर्फ आम अपराधी नहीं भेजे जाते थे, यहां लाए जाते थे अमेरिका के सबसे खूंखार, सबसे शातिर और सबसे बार बार भागने वाले मुजरिम, जिन्हें बाकी जेलें संभाल ही नहीं पाती थीं। ऑल कैपोन जैसा बड़ा माफिया डॉन भी यहाँ की सलाखों में टूट चुका था। मशीन गन केली जैसा खतरनाक अपराधी भी यहीं बंद रहा। सुरक्षा का लेवल इतना जबरदस्त था कि हर 3 कैदियों पर एक हथियारबंद गार्ड 24 घंटे तैनात रहता था। दिन में 12 से भी ज्यादा बार गिनती होती थी, ताकि कोई 1 इंच भी इधर उधर ना हो सके। दीवारें मोटी कंक्रीट और स्टील की बनी थी, जिन्हें तोड़ना लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल माना जाता था। ऊपर से स्नाइपर राइफल लिए हुए गार्ड्स पहरा देते थे, जिनके पास साफ ऑर्डर था, शक होते ही सीधे गोली मार दो। मतलब अगर कोई किसी तरह जेल से निकल भी जाए तो पहले उसे गार्ड्स की गोलियां झेलनी पड़ती, और अगर उससे बच भी जाए तो आगे इंतजार करता समंदर का मौत का जाल। सरकार को इस जेल पर इतना घमंड था कि वो खुलेआम कहते थे, यहां से एक परिंदा भी बचकर नहीं जा सकता। रात के सन्नाटे में और समंदर की डरावनी आवाजों के बीच बहुत से कैदी धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठते थे। लेकिन सरकार को अंदाजा नहीं था कि 3 दिमाग उनके इस घमंड को हमेशा के लिए तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब अल्काट्रास में कुछ बेहद अलग तरह के कैदी लाए गए। इनमें सबसे पहला और सबसे अहम नाम था फ्रैंक मॉरिस। ये बंदा दिखने में एकदम शांत और सीधा साधा लगता था, पर इसका दिमाग किसी इंजीनियर से कम नहीं था। फ्रैंक का IQ लेवल 133 था, यानी दुनिया के टॉप 2% सबसे तेज दिमाग वाले लोगों की लिस्ट में गिना जाता था। बचपन में ही अनाथ हो गया था, न मां थी न बाप, और अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग जेलों में और वहां से भागने की कोशिशों में ही बिताई थी। उसके साथ 2 सगे भाई भी बंद थे, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। ये दोनों बैंक डकैती में माहिर थे और पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुके थे। पुलिस की फाइलों में इनका पुराना रिकॉर्ड दर्ज था। इस ग्रुप का चौथा मेंबर था एलन वेस्ट, एक शातिर कार मैकेनिक, जिसे मशीनों और औजारों की गजब समझ थी। किस्मत का ऐसा खेल हुआ कि अल्काट्रास जैसी सख्त जेल में इन चारों की सेल एकदम एक दूसरे के बगल में पड़ गई, और यही बात आगे चलकर इनका सबसे बड़ा हथियार बनी। लंच के समय या यार्ड में एक्सरसाइज के दौरान ये चारों इशारों में अपनी खतरनाक प्लानिंग करते रहते थे, बिना एक शब्द बोले। फ्रैंक को जल्दी ही समझ आ गया कि सिर्फ ताकत के दम पर इस जेल को हराना नामुमकिन है। गार्ड्स इन्हें बस अनपढ़ और बेवकूफ कैदी समझते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। इन चारों ने अपने आप से एक कसम खाई थी, या तो इस जेल से आजादी मिलेगी या फिर समंदर में डूबकर मरना मंजूर है। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पर पाने के लिए पूरी एक जिंदगी और पूरी दुनिया सामने खड़ी थी। फ्रैंक ने महीनों तक अपनी तेज नजरों से जेल के हर कोने को गौर से देखा, गार्ड्स की ड्यूटी टाइमिंग समझी, दीवारों की बनावट और मटेरियल पर नजर रखी। वह एक चील की तरह हर छोटी से छोटी खामी को ढूंढता रहा, जो जेल के बाहर का कोई रास्ता दिखा सके। और फिर एक दिन उसे एक ऐसी कमजोरी मिली जिसे खुद जेल बनाने
बनाने वाले इंजीनियर भी अनदेखा कर गए थे। ये कमजोरी इतनी छोटी थी कि किसी आम इंसान की नजर वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती थी। यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली जेल ब्रेक कहानी। असल में समंदर की नमी और खारी हवा ने सालों में जेल की दीवारों को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया था। हर सेल में नीचे की तरफ एक छोटा सा वेंटिलेशन ग्रिल लगा होता था, हवा आने जाने के लिए। फ्रैंक ने नोटिस किया कि उस ग्रिल के आसपास का कंक्रीट नमी की वजह से भुरभुरा और कमजोर हो चुका है। अगर लगातार किसी नुकीली चीज से खुरचा जाए तो वो ग्रिल आसानी से निकाली जा सकती थी। अब सवाल यह था कि उस ग्रिल के पीछे है क्या, जहां फ्रैंक रास्ता बनाना चाहता था। जेल के नक्शे के हिसाब से हर सेल के ठीक पीछे एक यूटिलिटी कॉरिडोर मौजूद था, एक अंधेरी और पतली सी गली जैसी जगह जहां से जेल के सारे पाइप और तार गुजरते थे। यहां कभी कोई गार्ड नहीं जाता था क्योंकि इसे पूरी तरह बंद और बेकार जगह समझा जाता था। अगर सेल की दीवार तोड़कर उस कॉरिडोर में पहुंच जाएं, तो वहां से सीधे जेल की छत तक का रास्ता खुल सकता था। प्लान सुनने में बहुत सीधा था, पर इसे अंजाम देना हिमालय अकेले हाथों से तोड़ने जैसा था। इनके पास न कोई फावड़ा था, न हथौड़ा, न कोई ड्रिल मशीन, और सबसे बड़ी बात, यह पूरा काम बिल्कुल खामोशी से करना था, क्योंकि एक भी छोटी आवाज गार्ड्स के कान खड़े कर सकती थी और पूरा खेल हमेशा के लिए बिगाड़ सकती थी। अगर पकड़े जाते तो इन्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में सड़ा दिया जाता। पर फ्रैंक के दिमाग में हर मुश्किल का एक शातिर जवाब पहले से ही तैयार था। उसने साथियों से कहा, हमें दीवार तोड़ने के लिए बाहरी औजार की जरूरत नहीं, हम इसी जेल के अंदर मौजूद रोजमर्रा की मामूली चीजों से अपने हथियार खुद बनाएंगे। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे शातिर और सबसे दिलचस्प हिस्सा, जहां 4 कैदी अपनी जान की बाजी लगाकर एक तरह की अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप चलाते हैं। एंगलिन भाइयों ने अपनी शातिर दिमागी उपज का इस्तेमाल करते हुए कैंटीन से साधारण चांदी के चम्मच चुराना शुरू किया। इन चम्मचों को दीवार पर घिस घिस कर उन्होंने नुकीले चाकुओं जैसा बना लिया। पर सिर्फ चम्मच से कंक्रीट काटना बहुत स्लो और थका देने वाला काम था। इसमें आराम से सालों लग सकते थे। तो इन्होंने एक ऐसा जुगाड़ बनाया जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाए। जेल की सफाई में इस्तेमाल होने वाले वैक्यूम क्लीनर की मोटर बहुत चालाकी से चुराई गई। उसमें एक गिटार का तार और कैंटीन से चुराई गई चांदी की चम्मच जोड़कर एक छोटी सी ड्रिल मशीन तैयार कर ली गई, बिल्कुल वैसी जैसी दांतों का डॉक्टर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करता है। अब इनके पास दीवार खोदने का एक ताकतवर हथियार था, पर एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी सामने खड़ी थी। मोटर से चलने वाली इस मशीन से काफी आवाज होती थी, जो आसानी से गार्ड्स तक पहुंच सकती थी। इस समस्या से निपटने के लिए फ्रैंक ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसने सबका दिमाग चकरा दिया। अल्काट्राज जेल में कैदियों को शाम के समय अपने अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की इजाजत थी। फ्रैंक ने बहुत समझदारी से एक एकॉर्डियन नाम का तेज आवाज वाला बाजा बजाना सीख लिया। जब शाम को फ्रैंक अपना एकॉर्डियन पूरी ताकत से बजाता तो पूरी जेल में सिर्फ उसी की आवाज गूंजती। उसी शोर का फायदा उठाकर बाकी तीनों कैदी अपनी अपनी सेल में उस जुगाड़ू ड्रिल मशीन से दीवार खोदना शुरू कर देते। यह सिलसिला महीनों तक हर शाम चलता रहा और गार्ड्स को कानों कान खबर तक नहीं हुई। दीवार से जो भी मलबा या पत्थर निकलता, उसे वे अपनी पैंट की जेब में भरकर चुपचाप जेल के ग्राउंड में फेंक आते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉलीवुड की फिल्म शॉशैंक रिडेम्पशन में दिखाया गया था। फर्क सिर्फ इतना कि यह किसी फिल्म का सीन नहीं, असली जिंदगी की घटना थी। इन कैदियों की हिम्मत और धैर्य देखकर लगता है कि आजादी की भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। धीरे धीरे दीवार में एक ऐसा छेद बन चुका था जिसमें से एक इंसान आसानी से रेंगकर बाहर निकल सकता था। दीवार में छेद तो बन गया, पर दिन में 12 बार होने वाली चेकिंग से इस छेद को छुपाना सबसे मुश्किल काम था। अगर कोई भी गार्ड सेल के अंदर झांक कर देखता तो वो बड़ा सा छेद साफ साफ नजर आ जाता। इस भयानक खतरे से बचने के लिए इन्होंने एक बार फिर अपने कलात्मक दिमाग का हैरान कर देने वाला इस्तेमाल किया। कैदियों ने जेल की मैगजीन, पुराने अखबारों और टॉयलेट पेपर को पानी में गलाकर पेपर माशे का एक पेस्ट तैयार किया। इस पेस्ट को उन्होंने बिल्कुल उसी शेप में ढाला जिस शेप में जेल की असली वेंटिलेशन जाली हुआ करती थी। इस नकली जाली को असली दिखाने के लिए उन्होंने जेल की आर्ट क्लास से हरे रंग का पेंट चुराया। पेंट करने के बाद वो नकली जाली बिल्कुल लोहे की असली जाली जैसी दिखने लगी थी। जब गार्ड चेकिंग के लिए आते तो कैदी उस छेद के आगे इस नकली गत्ते की जाली को टिका देते थे।
पास से देखने पर भी कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उस जाली के पीछे दीवार है ही नहीं, और अगर गार्ड्स को चकमा देने के लिए इतना काफी नहीं था तो उन्होंने अपने गंदे कपड़ों और जूतों को उस जाली के आगे रख दिया। इस तरह गार्ड्स की नजर सीधे उस जगह पर कभी नहीं जाती थी और उनका यह सीक्रेट छिपा रहता था। हर रात सोने से पहले वे नकली जाली को हटाते, छेद से बाहर निकलते और उस अंधेरे यूटिलिटी कॉरिडोर में पहुंच जाते। वो कॉरिडोर अब उनकी सीक्रेट वर्कशॉप बन चुका था, जहां वे अपने भागने का आगे का सामान तैयार कर रहे थे। अब तक इनका प्लान बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा था और गार्ड्स अपनी बेवकूफी में मस्त थे। जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ये कैदी अपने जूतों की नोक पर नचा रहे थे और किसी को भनक तक नहीं थी, लेकिन इन्हें पता था कि सिर्फ जेल से बाहर निकलना काफी नहीं है। असली मौत तो बाहर समंदर में इनका इंतजार कर रही थी। अल्काट्राज से भागने का मतलब था 2.5 किलोमीटर समंदर को पार करना, वो भी खून जमा देने वाले ठंडे पानी में तैर कर जाना लगभग आत्महत्या के बराबर था। इसीलिए इन्हें पानी पर तैरने के लिए किसी नाव या जहाज की जरूरत थी, और जाहिर सी बात है जेल के अंदर कोई नाव मिलने से तो रही, इसलिए इन्हें वो नाव भी खुद ही बनानी थी। यहीं से शुरू होता है इस पूरे प्लान का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समंदर की कातिल लहरों से बचने के लिए इन्हें एक लाइफ राफ्ट बनानी थी। इसके लिए इन्होंने जेल में कैदियों को दिए जाने वाले रेनकोट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जॉन और क्लेरेंस एंगलिन भाइयों ने चुपचाप दूसरे कैदियों से और स्टोर रूम से 50 से ज्यादा रेनकोट चुरा लिए। अब इन रेनकोट को जोड़कर एक बड़ी नाव बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, इसके लिए गजब की समझ चाहिए थी। इन्होंने रेनकोट के टुकड़ों को आपस में चिपकाने के लिए भाप का एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला। उस सीक्रेट कॉरिडोर में मौजूद गर्म पानी की पाइपों से निकलने वाली भाप से इन्होंने रेनकोट के रबर को पिघलाकर आपस में सील कर दिया। इसे वल्केनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जिससे रबर इतनी मजबूती से चिपकता है कि पानी अंदर नहीं जा सकता। सोचिए, जो कैदी स्कूल तक ढंग से नहीं गए थे, वो जेल के अंदर बैठे बैठे किसी साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे थे। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने रेनकोट से एक 14 फुट लंबी और मजबूत नाव तैयार कर ली। नाव के साथ साथ इन्होंने तैरने के लिए रेनकोट से ही लाइफ जैकेट भी बना ली थी। अब नाव तो बन गई थी, पर उसमें हवा भरने के लिए इनके पास कोई पंप नहीं था। इसका जुगाड़ भी इन्होंने एक पुराने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई करके बना लिया था। नाव को चलाने के लिए चप्पू की जरूरत थी, जो इन्होंने जेल के लकड़ी के टुकड़ों को काटकर बड़ी सफाई से बना लिए थे। इनका यह पूरा सेटअप उस अंधेरे कॉरिडोर में छिपा हुआ था, जहां कोई गार्ड सपने में भी नहीं जा सकता था। अब इनके भागने का पूरा रास्ता और समंदर पार करने का साधन पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन एक सबसे बड़ा खतरा अभी भी इनके सिर पर तलवार की तरह लटक रहा था। वो खतरा था रात की गिनती। जेल के गार्ड्स हर रात कई बार टॉर्च मारकर कैदियों को सोते हुए चेक करते थे। अगर रात के वक्त वो अपनी सेल में नहीं मिलते तो तुरंत सायरन बज जाता और भागने से पहले ही ये पकड़े जाते। इस मुसीबत का सामना करने के लिए फ्रैंक ने एक ऐसा जादुई प्लान सोचा जिसने इतिहास रच दिया। उसने तय किया कि वो अपनी जगह अपने हमशक्ल नकली सिर बनाकर बिस्तर पर सुलाएंगे, ताकि गार्ड्स को धोखा दिया जा सके। यह इस पूरे जेल ब्रेक का सबसे खौफनाक और हॉलीवुड फिल्मों को भी मात देने वाला हिस्सा था। गार्ड्स को धोखा देने के लिए इन्हें अपने जैसे दिखने वाले नकली सिर बनाने थे। इसके लिए इन्होंने टॉयलेट पेपर, साबुन और कंक्रीट की धूल को मिलाकर एक बहुत ही मजबूत मिट्टी तैयार की। इस मिट्टी से इन्होंने हूबहू इंसानी सिर का आकार बनाया, जिसमें नाक, कान और आंखें बिल्कुल असली जैसी लगती थीं। नकली सिरों को असली स्किन कलर देने के लिए इन्होंने जेल की आर्ट क्लास से पेंट चुराकर उन पर रंग कर दिया। लेकिन सिर्फ पेंट से काम नहीं चलने वाला था, सिर पर असली दिखने वाले बालों की जरूरत थी। इसके लिए एंगलिन भाइयों ने जेल के नाई की दुकान में काम करने का फायदा उठाया। वे वहां से कैदियों के कटे हुए असली बालों को अपनी जेबों में भरकर चुपचाप अपनी सेल में ले आते थे। उन असली बालों को इन्होंने बहुत ही बारीकी से उस नकली सिर पर एक एक करके चिपका दिया। जब वो डमी सिर बनकर तैयार हुए तो वो इतने असली लग रहे थे कि खुद कैदी भी उन्हें देखकर डर गए थे। प्लान यह था कि भागने वाली रात ये इन नकली सिरों को अपने तकिए पर रख देंगे और ऊपर से कंबल ओढ़ा देंगे।
अंधेरे में जब गार्ड टॉर्च की रोशनी बिस्तर पर मारेगा तो उसे असली इंसान के बाल और सिर ही दिखाई देंगे। इस धोखे के दम पर इन्हें जेल से बाहर निकलने के लिए पूरी रात का यानी लगभग 9 से 10 घंटे का टाइम मिल जाएगा। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अल्काट्राज के सख्त सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। अब सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। नाव तैयार थी, औजार तैयार थे और नकली सिर भी तैयार थे। इन्हें बस एक सही रात का इंतजार था जब मौसम थोड़ा खराब हो और गार्ड्स का ध्यान भटका हुआ हो। तारीख तय की गई 11 जून 1962, वो रात जो अमेरिका के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज होने वाली थी। इन चारों कैदियों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ कंक्रीट की एक दीवार और समंदर का कुछ किलोमीटर का फासला बचा था। और फिर वो रात आ ही गई जब इन चारों ने अपनी किस्मत का आखिरी और सबसे खतरनाक पासा फेंका। रात के 9:30 बज चुके थे और अल्काट्राज की जेल में बत्तियां बुझाने का सायरन बज चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सिर्फ समंदर की लहरों के दीवारों से टकराने की भयानक आवाजें आ रही थीं। यह बिल्कुल सही समय था। फ्रैंक ने अपनी सेल के छेद से जाली हटाई और अपने साथियों को इशारा किया। योजना के मुताबिक फ्रैंक और दोनों एंग्लिन भाइयों ने अपने बिस्तरों पर वो भयानक नकली सिर रख दिए। कंबल को इस तरह फुलाकर रखा गया मानो कोई इंसान सच में गहरी नींद में सो रहा हो। दिल को मुंह में ला देने वाले सस्पेंस के बीच तीनों कैदी दीवार के उस छोटे से छेद से खिसक कर कॉरिडोर में आ गए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट आ जाता है। चौथा साथी एलन वेस्ट, जिसने इस प्लान में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, वो अपनी सेल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसकी दीवार का कंक्रीट ज्यादा सख्त हो गया था और जिस जाली को उसने चिपकाया था वो सूख कर जाम हो गई थी। एलन वेस्ट पसीने से लथपथ होकर जाली को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज होने के डर से वो ज्यादा जोर नहीं लगा सकता था। फ्रैंक और एंग्लिन भाइयों ने बाहर से उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। समय तेजी से फिसल रहा था और अगर वो ज्यादा देर वहां रुकते तो सब के सब पकड़े जाते। भारी मन से फ्रैंक ने फैसला किया कि उन्हें एलन को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। एलन के लिए यह दुनिया का सबसे दर्दनाक पल था, अपनी आजादी को अपने सामने टूटते हुए देखना। अब सिर्फ 3 कैदी बचे थे जिन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर छत की ओर चढ़ना था। वो अंधेरे कॉरिडोर में पाइपों के सहारे 30 फुट ऊपर वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ एक मकड़ी की तरह चढ़ने लगे। ऊपर एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ था जिसे उन्होंने पहले ही अपने हथियारों से ढीला कर रखा था। उस भारी भरकम लोहे के पंखे को उन्होंने पूरी ताकत से हटाया और अल्काट्राज की छत पर निकल आए। जेल की छत पर आते ही तेज ठंडी हवा और समंदर की गरजती लहरों ने उनका स्वागत किया। अब वो खुले आसमान के नीचे थे, लेकिन गार्ड्स की बंदूकों की रेंज के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। जेल की छत पर कदम रखते ही इनका आधा काम हो चुका था, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। छत पर कई गार्ड्स गश्त कर रहे थे और वॉच टावर से सर्च लाइट की तेज रोशनी लगातार घूम रही थी। इन्हें सर्च लाइट की रोशनी से बचते हुए बिल्कुल जमीन से चिपक कर रेंगना पड़ रहा था। एक भी गार्ड की नजर अगर इन पर पड़ जाती तो बिना किसी चेतावनी के इनके सीने में गोलियां उतार दी जाती। इन्हें छत से नीचे उतरने के लिए बाहर की तरफ लगे हुए एक 50 फुट लंबे बेकरी के पाइप का सहारा लेना था। तीनों कैदियों ने अपनी सांसें रोक लीं और अपनी पीठ पर वो रेनकोट वाली भारी नाव बांधकर पाइप से नीचे उतरने लगे। पाइप बहुत पुराना और कमजोर था। उसके टूटने या हिलने की आवाज सीधा मौत को बुलावा दे सकती थी, लेकिन किस्मत उस रात इन शातिर दिमागों के साथ थी और वो बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे नीचे उतर आए। नीचे उतरते ही वो जेल की बाहरी चारदीवारी के पास पहुंच गए, जहां से समंदर सिर्फ 15 फुट दूर था। इन्होंने 15 फुट ऊंची कटीले तारों वाली बाड़ को पार किया और सीधे तट पर आ गए। अब ये अल्काट्राज के उस खतरनाक द्वीप के किनारे पर थे, जहां से आगे सिर्फ अंधकार और मौत का समंदर था। पानी इतना ठंडा था कि लहरों की बौछार से ही इनके शरीर सुन्न पड़ने लगे थे और हड्डियां कांपने लगी थीं। इन्हें जल्दी से अपनी नाव में हवा भरनी थी, क्योंकि एक भी मिनट की देरी इनके लिए जानलेवा हो सकती थी। इन्होंने अपना जुगाड़ू पंप निकाला और तेजी से उस रेनकोट वाली नाव में हवा भरना शुरू कर दिया।
नाव में हवा भरने के बाद तीनों ने उस पर छलांग लगाई और अपने लकड़ी के चप्पुओं से नाव को आगे बढ़ा दिया। ठीक रात के 10:30 बजे वो 3 खूंखार मुजरिम अल्काट्रास को पीछे छोड़ते हुए अंधेरे समंदर में गायब हो गए। जेल के अंदर गार्ड्स आराम से अपनी ड्यूटी पर थे, ये सोचकर कि उनके कैदी अपनी सेल में गहरी नींद सो रहे हैं। उन्हें भनक तक नहीं थी कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल का घमंड समंदर की लहरों में बह चुका है। वो रात धीरे धीरे बीतती गई और सुबह का सूरज एक ऐसा तूफान लेकर आने वाला था जो पूरी दुनिया को हिला देगा। सुबह के 7 बज चुके थे और अल्काट्रास में कैदियों को उठाने के लिए सुबह का सायरन जोर से बज उठा। गार्ड्स अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी पर थे और कैदियों की सेल के सामने जाकर गिनती करना शुरू कर दिया। जब एक गार्ड फ्रैंक मॉरिस की सेल के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि मॉरिस अभी भी सो रहा है। गार्ड ने जोर से डंडा दीवार पर मारा और चिल्लाया, उठो मॉरिस, सुबह हो गई है। लेकिन बिस्तर पर कोई हलचल नहीं हुई। कंबल के नीचे से सिर्फ मॉरिस के बाल दिखाई दे रहे थे। गुस्से में आकर गार्ड ने सेल का दरवाजा खोला और सीधा मॉरिस के बिस्तर की तरफ बढ़ा। गार्ड ने जैसे ही मॉरिस को उठाने के लिए उसके सिर पर हाथ लगाया, वो सिर तकिए से लुढ़ककर नीचे फर्श पर गिर गया और गार्ड के हाथ में सिर्फ वो नकली बाल रह गए। गार्ड डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा जैसे उसने किसी का कटा हुआ सिर पकड़ लिया हो। तुरंत पूरे अल्काट्रास में इमरजेंसी सायरन बजने लगा, जिसकी आवाज ने पूरे सैन फ्रांसिस्को शहर को हिला दिया। गार्ड्स भागते हुए एंगलिन भाइयों की सेल में गए तो वहां भी उन्हें वही भयानक नकली सिर बिस्तर पर मिले। जेल का वार्डन सन्न रह गया था। उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका था और पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अमेरिका की सबसे एस्केप प्रूफ जेल को 3 कैदियों ने साबुन, चम्मच और टॉयलेट पेपर से मात दे दी थी। तुरंत जेल की तलाशी ली गई और उन्हें दीवार के पीछे वो छेद और सीक्रेट वर्कशॉप मिल गई। एलन वेस्ट, जो अपनी सेल से बाहर नहीं निकल पाया था, उसने डर के मारे पुलिस को पूरी कहानी उगल दी। कुछ ही घंटों के अंदर FBI, कोस्ट गार्ड और पुलिस के सैकड़ों हेलीकॉप्टर समंदर में उतर गए। आसमान और पानी में दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया ताकि उन तीनों को ढूंढा जा सके। अमेरिका का हर न्यूज चैनल सिर्फ एक ही खबर दिखा रहा था, अल्काट्रास से नामुमकिन एस्केप। लेकिन समंदर में दूर दूर तक उन तीनों का या उनकी नाव का कोई नामो निशान नहीं था। अब पूरी दुनिया के सामने एक ही सवाल था, क्या वो तीनों जिंदा बच गए या समंदर ने उन्हें निगल लिया? जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और उस रात समंदर के बीच उन तीनों कैदियों की हालत की कल्पना कीजिए। चारों तरफ घुप अंधेरा, ठंडी बर्फीली हवा और पानी का तापमान 0 डिग्री के आसपास था। उनकी रेनकोट वाली नाव लहरों के थपेड़े खाकर किसी खिलौने की तरह पानी पर उछल रही होगी। हर एक लहर जो नाव से टकरा रही थी वो उनके शरीर पर बर्फ के चाबुक की तरह लग रही होगी। फ्रैंक और एंगलिन भाइयों के हाथ ठंड से इतने सुन्न हो गए होंगे कि चप्पू चलाना भी नामुमकिन हो गया होगा। इन्हें एंजल आइलैंड तक पहुंचना था, जो वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। लेकिन सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के पानी के बहाव इतने तेज होते हैं कि वो बड़े बड़े जहाजों को भी भटका देते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने नाव को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। इनकी सांसें उखड़ने लगी होंगी। एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ हर पल मौत का खौफ इन्हें अंदर तक डरा रहा था। शायद बीच समंदर में रेनकोट की सिलाई खुलनी शुरू हो गई होगी और पानी नाव के अंदर आने लगा होगा। कल्पना कीजिए उस पल की जब इन्हें महसूस हुआ होगा कि इनकी नाव धीरे धीरे डूब रही है। अगर ये पानी में गिरे होंगे तो हाइपोथर्मिया ने इनके शरीर को कुछ ही मिनटों में लकवाग्रस्त कर दिया होगा। क्या इन्होंने पानी में डूबते हुए मदद के लिए चीखें मारी होंगी जो समंदर के शोर में ही दब गई, या फिर इनका शातिर दिमाग इतना तेज था कि वो इन सारी लहरों को चीरते हुए किनारे तक पहुंच गए। यह वो खौफनाक और अनसुलझा सफर था जिसका सच आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। FBI का मानना था कि इतने ठंडे पानी में इनका जिंदा किनारे तक पहुंचना विज्ञान के हिसाब से लगभग असंभव है। लेकिन जो कैदी चम्मच से दीवार काट सकते हैं, उनके लिए क्या सच में कुछ भी असंभव हो सकता है? अगले कई दिनों तक FBI ने समंदर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कोई लाश नहीं मिली। कुछ दिनों बाद पुलिस को एंजल आइलैंड के पास समंदर में रेनकोट का एक टुकड़ा और एक लाइफ जैकेट तैरता हुआ मिला। इसके अलावा एक प्लास्टिक के बैग में कुछ तस्वीरें भी मिली जो एंगलिन भाइयों के परिवार की थी।
एफबीआई ने इन सुरागों को आधार बनाकर दुनिया को यह बयान दिया कि तीनों कैदी पानी में डूबकर मर चुके हैं। पुलिस का तर्क था कि अगर वो जिंदा होते तो अपने परिवार की इतनी कीमती तस्वीरें पानी में कभी नहीं छोड़ते। लेकिन कई लोगों का मानना था कि यह उन कैदियों की ही एक और चाल थी, पुलिस को भटकाने की। इन्होंने जानबूझकर अपना सामान वहां फेंका होगा ताकि दुनिया इन्हें मरा हुआ समझ ले और इन्हें खोजना बंद कर दे। अगर ये जिंदा पकड़े जाते तो इन्हें वापस उस नर्क में भेज दिया जाता, इसीलिए छिपना ही इनका एकमात्र उपाय था। एफबीआई ने 17 सालों तक इस केस की फाइल खुली रखी और लाखों डॉलर खर्च किए, लेकिन नतीजा जीरो रहा। अंततः 1979 में एफबीआई ने हार मानकर यह केस बंद कर दिया और आधिकारिक रूप से इन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन साल 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली जिसने टहलका मचा दिया। इस चिट्ठी में लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलिन है, हम तीनों उस रात बच गए थे। लेकिन साथ ही चिट्ठी में यह भी लिखा था कि फ्रैंक मॉरिस की 2005 में मौत हो चुकी है और अब उसे खुद कैंसर है। उसने शर्त रखी थी कि अगर पुलिस उसे टीवी पर यह वादा करे कि उसे सिर्फ 1 साल की सजा होगी तो वो सामने आ जाएगा। एफबीआई ने उस चिट्ठी की हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट की जांच की, लेकिन रिपोर्ट अधूरी रही। वो चिट्ठी सच में जॉन एंगलिन ने लिखी थी या वो कोई मजाक था, यह आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। यह मामला एक बार फिर से दुनिया भर के न्यूज चैनलों और अखबारों की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया था। आज अल्काट्राज एक खौफनाक जेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और फ्रैंक मॉरिस की उस सेल को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो छेद, वो नकली जाली और वो नकली सिर आज भी वहाँ कांच के बॉक्स में पर्यटकों के लिए रखे हुए हैं। लोग वहां खड़े होकर यह सोचते हैं कि कैसे इंसानी दिमाग बिना सुविधाओं के इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। इस घटना के ठीक 1 साल बाद ही अमेरिकी सरकार ने शर्मिंदगी से अल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सरकार का कहना था कि जेल को मेंटेन करना बहुत महंगा हो रहा था, लेकिन असली वजह पूरी दुनिया जानती थी। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने उस जेल के अजय होने के घमंड को ऐसा तोड़ा कि वो दोबारा कभी उठ नहीं पाया। 2003 में मिथबस्टर्स नाम के एक टीवी शो ने बिल्कुल उसी तरह की रेनकोट वाली नाव बनाई और जब उन्होंने ठीक उसी समय पानी में उसे उतारा तो वो सफलतापूर्वक एंजल आइलैंड तक पहुंच गई। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि उनका प्लान सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में भी मुमकिन था। क्या वो उस रात समंदर पार कर गए और किसी अनजान देश में अपनी नई जिंदगी जी रहे थे, या फिर वो समंदर की उन खूंखार लहरों का शिकार हो गए और उनकी हड्डियां आज भी कहीं गहरे पानी में दबी हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी सामने नहीं आएगा और यही इस कहानी को इतना महान बनाता है। जब तक दुनिया रहेगी, एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज का यह खौफनाक और मास्टरमाइंड किस्सा लोगों के रोंगटे खड़े करता रहेगा। आजादी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने वाले इन कैदियों की हिम्मत को आप क्या कहेंगे? क्या वो जीनियस थे या पागल? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो तीनों जिंदा बच निकलने में कामयाब हुए थे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली ऐसी ही एक माइंड ब्लोइंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, कोई भी दीवार इतनी मजबूत नहीं होती जिसे तोड़ा ना जा सके।